जय हिंद जवानों, कैसे आप सभी। और दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो हमारा महायुद्ध बैच है, आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों ये 30 दिन का हमारा जो बैच होने वाला है उसमें आज रीजनिंग की पहली क्लास है और जिसमें आप सभी की डिमांड पे हम पहला चैप्टर लेके आए हैं, कथन एवं निष्कर्ष वाला। और बड़े ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो चीजें होती हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ये जिसको हार्ड लगता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते रहते हैं सर हमें कथन एंड निष्कर्ष वाला चैप्टर है, स्टेटमेंट वाला चैप्टर है, वो हमें हार्ड लगता है। तो आज के बाद आपको नहीं लगेगा। और बड़े ही शानदार तरीके से दोस्तों 30 दिन तक अगर आप कंटिन्यू देखते हो तो जो हमारा टारगेट है कि रीजनिंग में से हमें 25 में से 25 स्कोर करना है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही एक मैन है जो परफेक्ट बन सकता है। ठीक है, वुमेन भी, गर्ल की भी बात हो रही है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मोटिवेशन से इसकी शुरुआत करते हैं कि इतनी मेहनत करिए कि थकान भी आपकी मेहनत देखकर थक जाए। बात समझ रहे हो? मैं अभी बोल रहा हूं कि आपको अब ये समय आ चुका है जिस समय आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और मेहनत कितनी करनी है कि जो आपकी थकान है ना, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हम थक गए, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो आपकी थकान भी थक जाए, इतनी मेहनत आपको करनी है। और ये कब हो सकती है? जब आपने अपना जो एम लिया है, जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है, उसको ध्यान में रख के मेहनत करोगे कि मुझे फौजी बनना है, देश की सेवा करनी है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको ना थकान रोक सकती है, ना कोई बाधाएं आपको रोक सकती है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होंगे इसमें? कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है तो निष्कर्ष 1 निकलेगा तो हम ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही करेंगे। यदि न तो 1 निकलता है और न ही 2 निकलता है तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही करेंगे। और दोनों निकलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही करेंगे। और ये ऑप्शन है वो आपके सभी क्वेश्चंस के लिए होने वाले हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको यहां पर बता दिए हैं। ठीक है, याद कर लेना। वैसे मैं आपको दिखाता भी रहूंगा, फिर भी याद कर लेना कि निष्कर्ष पहला तो पहला ऑप्शन, निष्कर्ष दूसरा तो दूसरा ऑप्शन, कोई नहीं तो तीसरा ऑप्शन, दोनों तो चौथा ऑप्शन। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कथन? सबसे पहले कथन है नेता मनुष्य होते हैं। देखिए बहुत सारे आपको यहां पर डायग्राम बना के कोई अलग तरीके से बताता होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करते समय एक बात को ध्यान रखना है, आपका जो ज्ञान है, और कौन सा ज्ञान ज्यादा दिक्कत देगा? जो आपका जीके का ज्ञान है, जो आपका जनरल नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस का जो आपका ज्ञान है ना, वो आपको यहां पर दिक्कत देने वाला है। आपको उसको यूज नहीं करना, जो आपकी नॉलेज है उसको यूज नहीं करनी। यहां पर जो यूज करना है ना, वो जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जो कथन में दिया हुआ है, उसी को यूज करके हमें इसके आंसर निकालने हैं। बाहरी ज्ञान का यूज नहीं करना, जो लिखा गया उसी को मानना है। अगर यहां पर बोला गया ना कि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति हैं तो हम राष्ट्रपति मानेंगे, ये नहीं बोल सकते कि आप प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा गया है। आपको ये बोल दिया जाए कि आप फौजी बन चुके तो आपको मान लेना है। ठीक है, ये मैं सोचना कि अभी मेरा एग्जाम है। बात समझ गए? तो चलिए अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमें बाहरी नॉलेज का यूज करना है नहीं करना। कथन क्या है कि नेता मनुष्य होते हैं। तो देखिए क्या है कि हमारे जो नेताजी हैं वो क्या होते हैं? हमारे मनुष्य होते हैं। ये बात तो सही है। ठीक है, बात तो सही है, और वही बोला गया कि नेताजी मनुष्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया? इसके बाद दूसरा कथन क्या है कि सभी मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट करना। ठीक है, उसको विश्राम बोला जाता है। बोलते हैं ना कि आप थक गए, आप थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो उसको हम विश्राम बोलते हैं। तो सभी मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता है। तो जो मनुष्य हैं उनको क्या है? विश्राम की आवश्यकता है। क्या है? उनको रेस्ट चाहिए। तो अब देखिए क्या है, ये समझ गए? सिंपल सा पढ़ा, दिमाग में नोट हो गया। क्या बोला कि नेता मनुष्य होते हैं, नेताजी हैं वो मनुष्य होते हैं। उसके बाद बोला गया सभी मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट है, आपका कथन है। अब देखिए निष्कर्ष किस तरीके से निकलता है। सभी मनुष्य नेता नहीं होते, सभी मनुष्य नेता नहीं होते। क्या इस स्टेटमेंट में लिखा गया है? इसमें नहीं लिखा गया। ठीक है,
इसमें हम देखेंगे तो नहीं लिखा गया कि सभी मनुष्य नेता होते हैं या नहीं होते, नहीं लिखा गया। दूसरा देखिए क्या है कि नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, यह बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है, पहले वाला गलत हो गया ना कि सभी मनुष्य नेता नहीं होते, या तो लिखा ही नहीं गया तो हम मानेंगे ही नहीं क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं है। अब क्या बोला गया कि नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। इसमें हमसे यह बात बोली गई थी कि नेता मनुष्य होते हैं और मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो नेता जब मनुष्य हैं और मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता है तो नेताओं को तो विश्राम की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य हैं। ये बात इसमें कन्फर्म कर दी गई थी, तो ये दूसरे वाला ठीक हो गया। बात समझ में आ गई? फिर से समझ लो, क्योंकि पहले में डाउट हो सकता है थोड़ा सा कि नेता मनुष्य होते हैं बोला गया, तो नेता मनुष्य है और मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है, नेता मनुष्य है, मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता है, तो नेताओं को भी क्या होगी? विश्राम की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला स्टेटमेंट है वो आपका यहां पर सही हो गया। सभी मनुष्य नेता होते हैं, यहां पर कहीं पे बोला गया? नहीं बोला गया, तो पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, पहले वाला निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहां पर आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन से और कवर होगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस देखना, उसके बाद ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। देखिए क्या है कथन। कथन क्या है कि जहां तक जनसंख्या विकास दर का संबंध है, जो चीज मैंने आपको पहले समझाई थी ना कि यहां पर जीके का यूज नहीं करना, जो आपकी नॉलेज है उसको यूज नहीं करना, इसमें सबसे ज्यादा वो काम आने वाला है। देखना, सॉरी, जहां तक जनसंख्या विकास दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इससे ये मत बोलना सर गलत बोल रहे हो, ये चीज है जो लिखा हुआ है वही हमें मानना है। ठीक है, आगे देखिए, अब स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली, जो लिखा हुआ था पढ़ लिया, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। अब कथन हमने पढ़ लिया, अब निष्कर्ष पे आते हैं। क्या निष्कर्ष? देखिए क्या है कि गुजरात की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से अधिक है। दिमाग जीके वाला नहीं लगाना। अब ये मत सोचना सर बिहार में ज्यादा जनसंख्या है गुजरात में कम है, नहीं, इसमें लिखा हुआ है। क्या देखिए यहां पर जनसंख्या की बात हो रही है? नहीं, यहां पर जो बात हो रही है वो जनसंख्या की विकास दर की बात हो रही है, कि जनसंख्या स्पीड से बढ़ रही है उसकी बात हो रही है, कि गुजरात में जो बढ़ रही है और बिहार में बढ़ रही है वो समान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। विकास दर की बात हो रही है, जिस तेजी से बढ़ रही है उसकी बात हो रही है, टोटल जनसंख्या की बात यहां पर नहीं की जा रही। बात समझ रहे हो? जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसी का हम यूज कर रहे हैं। तो गुजरात की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से अधिक है, इसके बारे में बोला ही नहीं गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? आपकी गलत हो जाएगी। जो आपका ये निष्कर्ष है, सॉरी, जो आपका कंक्लूजन है, ये क्या हो जाएगा? यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर विकास दर की बात हुई है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, क्या है कि विकास दर की बात हुई है, ना कि जनसंख्या की बात हुई है। तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है कि बिहार में अशिक्षित गुजरात से अधिक है। क्या बोला गया? कि बिहार में अशिक्षित गुजरात से अधिक है। अब ये मत सोचना सर हां बिहार में तो अशिक्षितों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, जीके वाला नॉलेज यूज नहीं करना, यहां पर जो बोला गया वही यूज करना है। क्या यहां पर कहीं पे बोला गया है कि बिहार में ज्यादा अशिक्षित है गुजरात में कम है? कहां पर बोला गया? देखिए क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे है। कहीं पे ये नहीं बोला गया कि बिहार में अशिक्षित ज्यादा है या गुजरात में अशिक्षित ज्यादा है, नहीं बोला गया। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? जो आपका सॉरी कंक्लूजन है, जो आपका निष्कर्ष है, ये भी क्या हो जाएगा? यहां पर गलत हो जाएगा। पहला गलत, क्योंकि पहले में विकास दर की बात की गई थी, जनसंख्या की बात नहीं की गई थी, तो इसलिए पहला है निष्कर्ष वो गलत है। दूसरा, बिहार में अशिक्षित ज्यादा है या गुजरात में अशिक्षित ज्यादा है, इसकी बात नहीं की गई, बस ये जरूर बोला गया था कि अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे है। तो आप देखिए ना पहला है ना दूसरा है, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा? ना तो पहला है ना दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ना पहला है ना दूसरा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एसआई के एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इजी हो सकता है, ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कथन को पढ़िए पहले कि कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं। पहली बात जो बोली जाए उसको ध्यान से दिमाग में बिठा लेना है, उसको जीके की तरह याद कर लेना है कि हाँ याद हो गया, ठीक है, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। कि क्या बोला गया कि कैक्टस पौधे हैं वो गुद्देदार होते हैं। तो बोला गया कि कैक्टस के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, गुद्देदार होते हैं, यानी उनमें गुद्दा होता है। आगे देखिए क्या बोला गया, लेकिन उनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। देखिए पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, पूरे कथन को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला गया कि कैक्टस के पौधे गुद्देदार होते हैं, ये यहां पर एक कंप्लीट हो गया कि कैक्टस के पौधे हैं वो क्या होते हैं, गुद्देदार होते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा बोला गया लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि उन पौधों को अगर हम कम पानी भी देंगे तब भी वो उगते रहेंगे, ठीक है, वो पौधे अपना काम करते रहेंगे। तो ये बात बोला गया है, ये आपके कथन में दिया गया है। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है आपका। पहला देखते हैं कि सभी गुद्देदार पौधे कैक्टस होते हैं। क्या ये बात इसमें बोली गई है, नहीं बोली गई, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बात बोली गई है कि कैक्टस के पौधे गुद्देदार होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितने भी गुद्देदार होंगे सारे कैक्टस के हों, और भी तो हो सकते हैं, कैक्टस के अलावा और किसी के भी तो पौधे हो सकते हैं। कपास का पौधा भी तो गुद्देदार होता है जो उसके वो लगता है, या और भी बहुत सारे पौधे होते होंगे। तो क्या है कि ये तो फिक्स नहीं है ना कि जितने भी गुद्देदार पौधे होंगे इसका मतलब वो कैक्टस के ही होंगे। ये कथन तो कहीं पे नहीं लिखा गया, सिर्फ ये बोला गया कि कैक्टस का जो पौधा है, ये पेन है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मैंने आपको बोल दिया कि ये पेन है जिससे लिखा जाता है, ठीक है, इस बोर्ड पे लिखा जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी पेन उठा लेंगे उससे लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बोर्ड खराब हो जाए, पेन खराब हो जाए, ठीक है, ये वही चीज है ना। तो यही इसमें बोला गया कि कैक्टस का पौधा गुद्देदार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी गुद्देदार होंगे सारे कैक्टस के पौधे ही होंगे। तो इसका मतलब है कि जो आपका ये जो निष्कर्ष है वो पहले वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है कि कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। क्या ये बात बोली गई है, बिल्कुल बोली गई है, क्योंकि बोला गया कि कैक्टस के पौधे गुद्देदार होते हैं। आगे बोला गया लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ये उन्हें यूज हुआ है, ये उन्हें यूज हुआ है, वो किसके लिए हुआ है, कैक्टस के लिए यहां पर यूज हुआ है कि उन्हें का मतलब कैक्टस, ठीक है, उन्हें का मतलब कैक्टस, ये मत सोचना उन्हें और किसी की याद में मत चले जाना। यहां पर रीजनिंग की बात हो रही है तो रीजनिंग में रहना, उन्हें है वो कैक्टस की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा कि कैक्टस है उसको कम पानी की आवश्यकता होती है, ये बात तो बोली गई है, और यहीं पे हमने लिखा गया है कि कैक्टस पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी सही। और ये ऑप्शन हमेशा एग्जाम में भी सेम रहते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, वहां पर ध्यान जरूर देना है, क्योंकि हो सकता है बदलाव करके लिखा गया हो, सी को डी में लिख दिया गया हो, डी को सी में लिख दिया गया हो, ये ध्यान दे लेना है, ठीक है। लेकिन पहला गलत है, दूसरा क्या है आपका जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे और देखते हैं, अभी समझ में आने लग गया होगा, ईमानदारी से बताना। मैंने बोला था कि 3 क्वेश्चन से ये वाला समझ में आने लग गया ना, यहां से जिसको पहले नहीं समझ में आ रहा था यहां से समझ में आने लग गया ना। अब देखिए आगे और भी अच्छे से आएगा, टेंशन मत लेना कोई भी, ठीक है। देखिए क्या है कि सभी लड़के ईमानदार हैं। बहुत अच्छी बात बोल दी है, वरना होते तो नहीं है सभी, ठीक है, लड़के क्या कोई भी नहीं होता, सभी ईमानदार नहीं होते ना। सभी लड़के क्या है, ईमानदार हैं, ये बात बोली गई है। सुरेंद्र ईमानदार है, बात को समझना, यहां पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो मैंने ब्लड रिलेशन पहले पढ़ाया था अब दोबारा भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आज से शुरुआत कर रहे हैं तो दोबारा से चैप्टर को जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। लेकिन पहले मैंने आपको बताया था वो चीज यहां पर काम आने वाली, क्या काम आएगी, देखिए क्या है कि सभी लड़के क्या है, ईमानदार हैं, ठीक है। ये बोल दिया गया कि जितने भी लड़के हैं वो क्या है, ईमानदार है। आगे क्या बोल दिया गया कि सुरेंद्र क्या है, ईमानदार है, ये भी हमें बोल दिया गया है। अब देखिए हम चलते हैं हम निष्कर्ष पे। सुरेंद्र एक लड़का है, ब्लड रिलेशन वाली बात याद आ गई ना, कि जब तक हमें स्पेसिफाई ना किया जाए कि वो लड़का है
या लड़की है, हम नहीं मानेंगे। नाम को देखकर नहीं मानना। अब ये मत सोचना कि सुरेंद्र है तो लड़का ही होगा। आजकल लड़कों के नाम लड़कियां रखती है, लड़कियों के नाम लड़के रखते हैं, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़कों का नाम हो, लड़की का भी नाम हो सकता है सुरेंद्र, ठीक है। तो आपको जब तक बोला ना जाए एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाना, सर सुरेंद्र नाम है, वो तो लड़कों का होता है, मैं तो लड़का करूंगा, कर देना भाई, आपके नंबर कट जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज यूज नहीं करनी। तो वही बात है कि क्या बोला, सुरेंद्र ईमानदार है, ये बोला गया सुरेंद्र ईमानदार है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि वो लड़का है या नहीं है। ये मत तो सोचना क्योंकि सभी लड़के ईमानदार है सुरेंद्र, क्योंकि यही हमसे ये नहीं बोला गया कि लड़कियां ईमानदार नहीं होती, ठीक है, ये तो नहीं बोला गया ना। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष गलत हो गया कि सुरेंद्र एक लड़का है, कहीं से स्पेसिफाई नहीं हो रहा, कहीं से भी हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो लड़का है या नहीं है। दूसरा निष्कर्ष देखिए कि सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, नहीं, ये जरूर बोला गया कि सभी लड़के ईमानदार हैं, ये बोला गया है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि सभी ईमानदार लोग हैं वो लड़के हैं, क्योंकि सभी ईमानदार लोग लड़के नहीं हो सकते, हो सकता है उनमें लड़कियां भी हो, लड़कियां भी ईमानदार होती हैं ना, ठीक है, लड़कियां भी ईमानदार होती हैं, ऐसा तो सभी में तो नहीं होता ना, तो वही चीज है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया, तो दोनों गलत। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, ना तो पहला ना दूसरा, ऑप्शन वाला सी वाला है ना, चेक कर लेना, न तो एक निकलता है और न ही दूसरा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में तो काम ही आएगा, और यहां पर आपको एक रियलिटी भी दिखाई जाएगी, जो मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूं, लगातार आपको आपके दिमाग को खाए जा रहा हूं, वो चीज भी आपको यहां पर दिखाई देगी। क्या है कथन, क्या है आपका, कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यही तो बात मैं आपको बोल रहा हूं, मेहनत करो, मेहनत करो सॉरी, मेहनत करो, उसका कोई भी विकल्प नहीं है। बाधाएं आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन उनसे लड़ो, सीखो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या है कि मेहनती लोग परिणाम के प्रति सदैव आशान्वित रहते हैं। मतलब जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, उनको हमेशा आशा रहती है कि वो सफल होंगे, ठीक है, उनको हमेशा ये आशा रहती है कि वो सफल जरूर होंगे। बात समझ में आ गया, दोनों को हमने पढ़ लिया। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष देखिए क्या है कि परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत के अतिरिक्त अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यही तो हमसे बोला कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता। वो बात अलग है कि मैथ में हम शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो सफलता की तरफ ले जाने वाला रास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तो शॉर्टकट आपके काम नहीं आएगा। तो वही चीज है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत के अतिरिक्त कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ये हमसे बोला गया है। यहाँ पर परिणाम के प्रति सदैव आशान्वित रहते हैं कौन, मेहनती लोग, जो मेहनत करते हैं, वही हमें यहाँ पर बताया गया है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा देखिए क्या है कि मेहनत ही निश्चित सफलता का पथ है। यही तो सिंपल ही बात है, यही तो बता रहा है, और 2 दिन से मैं भी यही बता रहा हूं, और जब से हमने स्टार्टिंग की है तब से मैं यही बता रहा हूं कि मेहनत ही निश्चित सफलता का पथ है। और ये मेरे बताने से नहीं, ना आपके नॉलेज से है, जो इसमें लिखा गया है उसी का यूज करके हमने किया है। तो यहां पर ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉरी, आगे चलते हैं। देखिए क्या है कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र बुद्धिमान है। इसमें बोला गया कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र बुद्धिमान है। ये बात समझ में आ गई। मान लेते हैं, देखिए मैं एक डायग्राम से वैसे समझा देता हूं, हम बिना डायग्राम के कर रहे हैं तो वही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये हमारी कक्षा है और इसमें बोल दिया गया कि अधिकांश लोग क्या है, बुद्धिमान है। तो ये क्या हो गए, बुद्धिमान हो गए अधिकांश लोग, ठीक है, बुद्धिमान हो गए। तो ये लोग जो बच गए वो क्या होंगे, जो बुद्धिमान नहीं होंगे, वही तो है, ठीक है। आप डायग्राम की बात नहीं करते, अब इसकी बात करते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखा है।
उक्त कथन में निर्गत होने वाले, ये आपको बताना है। चलो अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पे कि इसमें कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। बस यही बोला गया कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र बुद्धिमान है, इसी का यूज करके हमें बताना है। कुछ ऐसे छात्र हैं जो बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि इसमें बोला अधिकांश छात्र हैं, ठीक है। अधिकांश छात्र क्या है, बुद्धिमान है, लेकिन कुछ बच गए ना, तो कुछ क्या है, बुद्धिमान नहीं होंगे, तो कुछ ऐसे छात्र हैं जो बुद्धिमान नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही है। बात समझ में आया। दूसरा देखो कि कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो बुद्धिमान न हो, कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो बुद्धिमान न हो, है ना। पहले ही हमने हाँ बोल दिया कि है, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। सभी छात्र बुद्धिमान है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें पहले बोला गया कि अधिकांश है, इसका मतलब सभी नहीं है, तो ये भी है। कुछ छात्र बुद्धिमान है, जब बोल दिया गया कि अधिकांश है, तो कुछ कहां से होंगे, ये भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जो चीज बोली गई हमें उसी का यूज करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस थे जो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और छोटा सा है, कभी कभी यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली नहीं आता, कभी कभी आता है, और बाकी आप बोलोगे तो मैं आपकी इसको और प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसको पढ़ना है, इसका आंसर कमेंट करना है। बस एक बात का ध्यान रखना, अपनी खुद की नॉलेज का यूज यहां पर नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें जो लिखा हुआ है उसी का यूज करना है। यहां पर अनिल है, वो एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, ठीक है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, और सभी स्टूडेंट को बता देना कि हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू शुरू हो गई है। ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और दोस्तों 4 PM पे हमारी मैथ की क्लास आने वाली है, तो उसको देखना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ